हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने ब्रांच अकाउंट में पूर्ण लेखे न रखने वाली शाखाएं तथा पूर्ण लेखे रखने वाली शाखाएं दोनों ही स्थितियों में प्रधान कार्यालय के द्वारा शाखाओं के लेखे किस प्रकार से मेंटेन किए जाते हैं, उनके द्वारा किए गए व्यवहारों को हेड ऑफिस प्रधान कार्यालय अपने पुस्तकों में किस प्रकार से लिखता है। विभिन्न विधियों को हमने उसमें समझा था। आज हम इसी ब्रांच अकाउंट में पूर्ण लेखे नहीं रखने वाली शाखा, ब्रांचेस नॉट कीपिंग कंप्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड, उनके लिए प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में देनदार विधि से लेखे अगर रखे जाए, डेटर्स मेथड से लेखे अगर रखे जाए तो वो किस प्रकार से रखे जाते हैं, इसको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, सवाल की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। हमें प्रश्न में देखिए, यहाँ पर आप बोर्ड पर देखिए, जयपुर के मिस्टर जे हैं जो उदयपुर में अपनी ब्रांच स्थापित है। उनके माल को बेचने के लिए उनको माल बेचते हैं। कैसे बेचते हैं? वो शाखा को वो माल बेचते हैं लागत प्लस 25 रुपए पर, यानी कि अगर उसकी कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, इसमें वो 25 रुपया प्रॉफिट का जोड़ देते हैं और ट्रांसफर करते हैं कितने के ऊपर? 125 के ऊपर। यानी कि अगर प्रश्न में अपने को बीजक मूल्य दे रखे हैं, इनवॉइस प्राइस दे रखा है, वो परसेंटेज वाइज वो कितना परसेंट है? 125%। अगर हमें लाभ निकालना है तो कितना ज्ञात करना है? 25 बटा 125 करके उसका लाभ निकालना है, और कॉस्ट ज्ञात करनी है तो 100 बटा 125 करके उसमें से लागत निकालनी है। इस बात को आप याद रखिए। तो ये जितने भी स्टॉक हैं प्रश्न में, चाहे वो माल भेजा गया, चाहे वो माल वापस आया, चाहे वो ओपनिंग स्टॉक, चाहे वो क्लोजिंग स्टॉक, जो ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच में माल का आदान प्रदान हो रहा है, वो सारा का सारा प्रश्नानुसार ट्रांसफर प्राइस पर है। इसको ध्यान रखें। लागत पर लेके बनाए तो प्रॉफिट उसमें से अलग करना पड़ेगा। ब्रांच के खाते अपने को बनाने हैं 31 मार्च 2020 को। तो ब्रांच का खाता बनाना है, केवल इतना सा प्रश्न में दे रखा है। इसका मतलब प्रश्न के में आगे भी हम देख लिया मैंने, तो डेटर्स के बैलेंस दे रखे हैं और स्टॉक के बैलेंस दे रखे हैं। ब्रांच का खाता बनाना है तो हम देनदार विधि का अप्लाई इसमें करें और खाते बना लें। तो सबसे पहले जो भी जितने भी प्रकार के, मैं क्विकली इसको एक बार ले लेता हूं प्रश्न को, कि स्टॉक एट ब्रांच 1/4/19, यानी कि आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। गुड्स सेंट टू ब्रांच, माल भेजा गया है, ये भी माल से संबंधित बात है। कैश सेल्स, ये ट्रांजेक्शन किसके द्वारा किया गया? ब्रांच के द्वारा। क्रेडिट सेल्स यानी कि डेटर से संबंधित ये बात है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 75,000 रुपए, डेटर से संबंधित बात है। उधार माल से संबंधित बात है जिससे पैसा प्राप्त हुआ है। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ये माल वापस आया है, माल लौटा दिया गया है ब्रांच के द्वारा। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न देखिए अलग चीज है। सेल्स रिटर्न क्या है कि आपने उधार माल बेचा और उन्होंने आपको माल वापस लौटा दिया, तो ये डेटर से संबंधित ट्रांजेक्शन हुआ ये वाला। डिस्काउंट एंड अलाउंसेस कस्टमर्स को दिए जाते हैं, डेटर्स को दिए जाते हैं। बैड डेट्स भी कस्टमर्स डेटर्स की से संबंधित वैल्यू है। ब्रांच रेंट टैक्स एंड रेंट्स, ये ब्रांच के खर्चे हैं जो जिनके लिए प्रधान कार्यालय के द्वारा भुगतान किया जाता है। अदर एक्सपेंसेस, जो भी खर्चे हुए हैं वो भी प्रधान कार्यालय के द्वारा भुगतान किए जाते हैं। फिर देखिए ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे दिया हुआ था, स्टॉक का। ब्रांच डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है और ब्रांच डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। ये 1/4/19 को, ये 31/20 को। तो क्रमशः ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। और ऐसे स्टॉक एट ब्रांच, ये अपने को क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। तो सबसे पहले काम ये कीजिए कि जब अपने को डेटर्स विधि लगानी है, कोई सी भी विधि लगानी है, तो ऐसी स्थिति में अगर बीजक मूल्य दे रखे हैं तो बीजक मूल्य में से लाभ को अलग कर लीजिए और लागत भी ज्ञात कर लीजिए। फिर तय कीजिए कि लागत के आधार पर प्रश्न को किया जाना है या बीजक के आधार पर प्रश्न को किया जाना है। हम कोशिश करेंगे दोनों ही विधियों को समझने इसमें। तो सबसे पहले लाभ अलग करने का हम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए, एक तो ओपनिंग स्टॉक में लाभ है, एक जो माल गुड्स सेंट है
उसमें लाभ है, जो गुड्स रिटर्न है उसमें लाभ है, और क्लोजिंग स्टॉक है उसमें लाभ है। पहले ये तय कर लीजिए। फिर इसमें प्रश्नानुसार चूंकि माल लागत और 25% जोड़कर भेजा जाता है, तो ये जो मैंने इधर लगाए हैं ये सभी बीजक मूल्य के ऊपर हैं। तो इनवॉइस प्राइस इसका ले लीजिए, हिंदी में लिखना चाहे तो बीजक मूल्य लिखिए। इनवॉइस प्राइस क्रमशः इनका मैं ले लेता हूं। ओपनिंग स्टॉक का 45,000, गुड्स सेल टू ब्रांच का देखिए 3 लाख, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच 75,000, और लास्ट में देखिए आपको स्टॉक एट ब्रांच 31/3 को यानी क्लोजिंग स्टॉक 55,500। यहां पे इसमें से आप क्या करेंगे, लेस प्रॉफिट को लेस कर दीजिए, तो क्या बच जाएगा, कॉस्ट बच जाएगा। ये आपका पहला एक वर्किंग नोट हो गया। कॉस्ट स्टॉक की लागत आ जाएगी। अभी मैंने बोला कि इनवॉइस प्राइस है वो कितना परसेंट है, वो 125 है। समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रॉफिट कितना है 25 है, तो लागत कितनी है 100 है, लिख रखा है। लागत में 25% जोड़ेंगे तो ट्रांसफर प्राइस आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर एक कैलकुलेशन में लिख रहा हूँ, बाकी सब आप इसी प्रकार से करेंगे कि ये जो 45,000 है ये 125 है, क्योंकि ये इनवॉइस प्राइस है। तो यहाँ पर जब मैं प्रॉफिट के सामने लिख रहा हूं तो 25 से गुणा करेंगे, यानी कि 1/5 अपने को हर बार करना है इन सारी वैल्यू का। 25/125 मतलब 1/5 हर बार करना है। बेसिकली अगर अपन रूल सीधा ही याद रखें तो जो कॉस्ट के ऊपर 25% होता है वो ट्रांसफर प्राइस के ऊपर या सेल वैल्यू के ऊपर 20% होता है। तो 1/5 का मतलब 20%। तो मैं इसको कैलकुलेट करके लिख रहा हूं 1/5 9,000 रुपए यहां पर है। ऐसे ही 60,000 रुपया यहां पर है। ऐसे ही 1/5 इसका करेंगे तो 15 75, 1/5 करेंगे तो 1,1,1,0,0 और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर ले, या तो सब्ट्रैक्ट कर ले और आप चाहे तो 100/125 करेंगे तो भी ये वही वैल्यू आ जाएगी। इसका 4/5 कर दीजिए, 1/5 माइनस हो गया 36,000, 2,40,000, 60,000 और 44,500। तो सबसे पहले ये वैल्यू निकाल लीजिए। उसके बाद में आप ब्रांच एट उदयपुर अकाउंट बनाइए। ऊपर मैंने लिखा नहीं है पर डेफिनेटली इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, है ना, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ही ये बन रहा है। सबसे पहले जितने भी प्रकार के क्या नियम है कि जितने भी प्रकार की एसेट दे रखी है ओपनिंग बैलेंस उनके सब यहाँ पर लेके आ जाइए। उसके बाद में लास्ट में लिखेंगे, पर याद रखिए कि क्लोजिंग बैलेंसेस सभी एसेट के यहाँ पर लिखिए, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो प्रीपेड एक्सपेंसेस हो, स्टॉक हो, डेटर्स हो। डेटर्स विधि आप काम में ले रहे हैं, देनदार विधि काम में ले रहे हैं, तो सारे बैलेंसेस यहाँ पर लेके आइए। तो टू जो अपन इसको तय कर रहे हैं कि बीजक मूल्य के ऊपर बना रहे हैं, ना, इनवॉइस के ऊपर हम बना रहे हैं। इनवॉइस प्राइस पर एट इनवॉइस प्राइस हम इसको बना रहे हैं। तो टू बैलेंस विधि ले लीजिए। इस प्रश्न में जो दो ही प्रकार के बैलेंस दे रखे हैं, एक स्टॉक का, स्टॉक के बारे में ही विशेष बात अपन कर रहे हैं बार बार। इनवॉइस प्राइस हम ले रहे हैं। मैं सीधा आउटर कॉलम में ही लिख रहा हूं ये वैल्यू, इनर कॉलम में लिख के आउटर में योग करके लिखी जा सकती है 45,000 रुपया। अभी इसके संदर्भ में मैं बात बोलूंगा, पर एक बार हम वैल्यू ले लेते हैं सारी जो इसमें प्रश्न में दे रखी है, फिर समायोजन कर लेंगे, या फिर पहले समायोजन कर लें कि भले ही इनवॉइस प्राइस यहाँ पर लिखा है तो इसमें शामिल जो लाभ है वो इस पक्ष में बताइए बाई स्टॉक रिजर्व के नाम से। एडजस्टमेंट है ये, स्टॉक एडजस्टमेंट भी बोलते हैं इसको। ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट कितना है 45,000 का प्रॉफिट, ये 9,000 रुपया यहां पर आएगा इस तरीके से। तो जिस भी इनवॉइस वैल्यू को आप लिख रहे हैं अपोजिट साइड में उसका प्रॉफिट लिखिए,
स्टॉक में है तो इस प्रकार से, और अगर गुड्स साइड में होगा तो वो भी अपन अभी देख रहे हैं। डेटर्स बैलेंस ले लीजिए। डेटर्स का बैलेंस दे रखा है 37,500। डेटर्स के बैलेंस के साथ लिखें, और डेटर्स के साथ में ये भी याद रखें कि अपने को डेटर्स से वसूल राशि दे रखी होनी चाहिए, क्रेडिट सेल्स दे रखा होना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स दे रखा होना चाहिए, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स दे रखा होना चाहिए। अगर इन चारों में से कोई भी एक वैल्यू भी अगर मिसिंग है तो हमें डेटर्स का खाता बना लेना चाहिए, और डेटर्स का खाता बना के जो भी मिसिंग वैल्यू है प्रश्न में, क्रेडिट सेल्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस, जो चीज भी मिसिंग है वो खाता बनाकर हमें ज्ञात कर लेनी चाहिए। उसको भी हम देखते हैं थोड़ी देर बाद में। फिलहाल ये वैल्यू लिखने के बाद में माल भेजा गया है 3 लाख रुपया, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, शॉर्टकट में लिखा मैंने BR ब्रांच, और ये वैल्यू है 3 लाख रुपया। देखिए फिर देखिए 3 लाख रुपया क्या है, गुड्स सेंट, ये जो चीज है ये फिर बीजक मूल्य है, मैं वापस लिख देता हूं इसको, 3 लाख ये बीजक मूल्य है। तो बीजक मूल्य में शामिल लाभ को भी इस पक्ष में बतलाइए। बीजक मूल्य आपने अगर लिखा है तो इसको कैसे बताते हैं, इसको ऐसे ही बताते हैं, गुड्स सेंट टू ब्रांच, ब्रैकेट में एडजस्टमेंट और प्रॉफिट इंक्लूडेड इन गुड्स सेंट, किसी भी नाम से। ये कौन सा, ये वाला 60,000 रुपए यहां पर आ जाएगा। अपोजिट साइड में लिखें, जब बेचना इधर लिखा है तो इसका प्रॉफिट अपोजिट साइड में, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई भी खर्चे किए गए हैं तो उनके लिए टू बैंक अकाउंट, अलग अलग भी बता सकते हैं, ब्रैकेट में अकाउंट अमाउंट का नाम जिस भी खर्चे का नाम है वो लिखते हुए। देखिए ये सेल्स से संबंधित बात है, ये भी सेल्स है, डेटर्स से रिसीव, डेटर्स के खाते में, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ये अपने को इस पक्ष में लिखना है। मैंने चूंकि ये लिख दिया है बैंक, तो मैं पहले इससे संबंधित खर्चे ले लेता हूं। तो एक तो ये है ब्रांच रेंट, इसमें से एक आइटम मैं ले रहा हूं रेंट, ब्रांच रेंट, यहाँ पे आप पूरा लिख लेंगे, रेंट टैक्स एंड रेट्स। इनर साइड में लिखना चाहिए, मैं आउटर में लिख रहा हूं स्पेस का यूटिलाइजेशन करते हुए। अदर एक्सपेंसेस जो भी हैं, ब्रांच अदर एक्सपेंसेस, इनर साइड में लिख के आप आउटर साइड में लिख सकते हैं ऐसे। 18,000 रुपया, टोटल 30,000 रुपया है ब्रांच के खर्चे जो हेड ऑफिस के द्वारा वहन किए गए हैं। ऐसे ही ये जो बीच में अपन एक आइटम छोड़ा है, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, वो इस पक्ष में आएगा। बाय नाम अभी भी वही है, देखिए गुड्स सेंट, देखिए खाते का नाम गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच नहीं लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं, गुड्स सेंट टू ब्रांच, सेम अकाउंट जिसके मार्फत जा रहा है, जिसमें लाभ है, वापस आ रहा है, इसका लाभ है, ये चारों एक ही नाम से, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। ये भी है, वो है 75,000 रुपए का। तो माल फिर बीजक मूल्य है, इनवॉइस है, इसमें भी होता है, अपन ने लिख रखा है ये। और इस 75 में से ये जो 15,000 रुपया है, ये वापस इस पक्ष में दर्शाइए। टू किस नाम से, सेम नाम से, गुड्स सेंट टू ब्रांच, खाते का नाम वही रह रहा है ये एडजस्टमेंट की एंट्री है ना, प्रॉफिट इंक्लूडेड इन गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। 75,000 में से ये 15,000 रुपए का प्रॉफिट है, यानी कि 60,000 रुपए की लागत का माल इस पक्ष में लिखा हुआ है ये हमने, बस और कोई भी अकाउंट नहीं है। हम ऐसा करते हैं कि एक बार क्लोजिंग स्टॉक सारे आ गए, हाँ, तो क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग वैल्यूज ले लेते हैं बाय बैलेंस सीडी।
स्टॉक और डेटर्स दोनों हैं। कौन सी तारीख वाले? क्लोजिंग का मतलब लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो डेटर्स के लिए दे रखा है 1,12,500, सीधा आउटर कॉलम में लिख रहा हूं। और स्टॉक के लिए दे रखा है 55,500, तो ये 55,500 लिखे। लेकिन जैसे ही आप स्टॉक लिख रहे हैं, फिर ध्यान रखिए कि स्टॉक में शामिल लाभ है वो अपोजिट साइड में आएगा। तो माल को भेजना, माल का वापस आना, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक अगर बीजक मूल्य पर है तो उनके उसमें शामिल लाभ को अपोजिट साइड में दिखाइए। क्लोजिंग स्टॉक को आपने क्रेडिट साइड में बताया है तो डेबिट पक्ष में बताइए। टू स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है तो स्टॉक रिजर्व के नाम से आएगा। ये एडजस्टमेंट है, ये भी। तो जो भी मैंने एडजस्टमेंट एक ही नाम लिखा है हर बार, एडजस्टमेंट 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 एडजस्टमेंट, मतलब ये लाभ से संबंधित मद है। 55,500 का जो लाभ है वो है 11,100। अगर डेटर्स का हमें ये बैलेंस नहीं दिया हुआ होता तो हमें डेटर्स का अकाउंट बना के ज्ञात करना पड़ता। मैं इन ब्रीफ यहां पे बना देता हूं। अगर डेटर्स का अकाउंट बनाया जाता है तो कैसे बनाया जाता, राशियां इसमें से लेके आपको समझा देता हूं। तो सबसे पहले तो आप ओपनिंग बैलेंस लेते हैं डेटर्स का। तो डेटर्स का जो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है वो है 1/4 को ओपनिंग 37,500 में अमाउंट लिख के प्रदर्शित कर रहा हूं इसको, 37,500 ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद में डेटा से संबंधित बात लेते हैं। क्रेडिट सेल्स किया, इससे भी डेटर्स का बैलेंस बढ़ेगा, ये यहां पर आएगा। तो 1,62,500। फिर उन्होंने सेल्स की कैश रिसीव हुआ है अपने को, पहले ये ले लेते हैं। कैश रिसीव हुआ है तो बाई कैश या बैंक, ये सेल्स थी, ये ओपनिंग बैलेंस था 75,000 रुपया, उनसे पैसा प्राप्त हो गया। उन्होंने लौटा दिया है माल, इससे इनका बैलेंस कम हुआ है। तो भाई इधर आप घटा के बता सकते हैं 62,500 में से। मैं इस पक्ष में बता रहा हूं 7,500 इनका बैलेंस कम हो गया। फिर ऐसी बैड डेट्स हैं 1,500, और फिर ये एक्सपेंसिव दोनों, और डिस्काउंट ये रहेगा ऊपर। तो ये डिस्काउंट भी है 3,500, इसी पक्ष में आएगा। डिस्काउंट अलाउंस एटसेट्रा 3,500। स्मरणार्थ ये खाता बनाया जाता है। आप क्रेडिट पक्ष का योग कर लीजिए, बैंक बैलेंस इसी पक्ष में आएगा। तो डेबिट पक्ष का योग कर लीजिए पहले। तो डेबिट पक्ष में आप इनको अगर अपन जोड़ेंगे तो ये हो गया 2 लाख रुपया। ऐसे ही 2 लाख रुपए इस पक्ष में लिख के, अगर नहीं दिख रहा है आपको तो ये 2 लाख रुपए मैंने लिखा है टोटल क्रेडिट पक्ष का, और इन सब के योग को घटा दीजिए। 3,500, 5,000, 80 और 87,500, तो यहाँ पे 12,500 तो ये, और 1 लाख रुपए ये। तो 1,12,500 आया है बाई बैलेंस सीटी। तो यही यहाँ पर 1,12,500 लिखा हुआ है। अगर नहीं होता प्रश्न में तो हम ये खाता बना के इस प्रकार से ज्ञात कर सकते थे। ऐसे डेटा से प्राप्त राशि बैलेंसिंग फिगर हो सकती है इस खाते में, या क्रेडिट सेल्स भी बैलेंसिंग फिगर हो सकती है, क्लोजिंग बैलेंस भी बैलेंसिंग फिगर हो सकती है। तो इन तीनों में से अगर एक भी राशि प्रश्न में आपको नहीं दिखे तो डेटर्स का खाता आप अवश्य बना लीजिए। क्रेडिट पक्ष का ये लिखने के बाद में योग कर लीजिए ब्रांच का। तो अक्सर प्रॉफिट होता है, तो 6,12,500। इधर भी कितना आना चाहिए, 6,12,500। तो जो बैलेंस बचा है इस खाते का वो प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, जनरल P&L अकाउंट भी लिख सकते हैं, P&L अकाउंट, प्रॉफिट
ट्रांसफर। बैलेंसिंग फिगर इन 3 और 3 6 और 1 7 मद हैं यहाँ पर, इनका डिफरेंस निकाल लीजिए और ये 1,73,400 आ जाएगा, जो कहाँ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर है ये, P&L अकाउंट में प्रॉफिट है, P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा 173,400। तो इस प्रकार से हम ब्रांच अकाउंट बनाते हैं। बीजक मूल्य के ऊपर महत्वपूर्ण बात यही है कि बीजक में अगर आपने बीजक मूल्य लिखा है तो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, इन दोनों के प्रॉफिट को स्टॉक रिजर्व से समायोजित कीजिए या ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट से समायोजित कीजिए। और गुड्स सेंट, माल को भेजना और माल का वापस रिटर्न होके आना हेड ऑफिस में, इनमें अगर कोई प्रॉफिट है तो उसको उसी खाते के नाम से, यानी कि गुड्स सेंट टू ब्रांच, चारों चीजें एक ही नाम से प्रदर्शित यहाँ पर कीजिए। यही अगर अपन, ये सवाल समाप्त हो गया, हम बीजक मूल्य पे बना के यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं इसको। अगर अपन कॉस्ट पे बनाते तो क्या फर्क पड़ता है, अब इसी खाते में देख लीजिए, मैं यहां पर आप क्या करते, 45,000 की जगह पे लिखते 36,000, और चूंकि अब ये कॉस्ट के ऊपर हो गया है तो इसका प्रॉफिट इस पक्ष में नहीं आता, तो ये यहाँ पर आपको नहीं दिखता। तो वर्किंग नोट से सीधा ही आप 36,000 रुपए यहाँ पे प्रदर्शित कर सकते हैं। ऐसे गुड्स सेंट टू ब्रांच, ये जो है 3 लाख रुपए यहां नहीं लिख के, क्योंकि ये तो इनवॉइस प्राइस है, यहां पे लिखते हैं आप 2,40,000 रुपए, तब इसका प्रॉफिट यहां पर नहीं आता, तो आप इस पक्ष से इस एंट्री को हटा देते। ऐसे ही माल लौटाया है 75,000 रुपए का, तो यहां पर आप कॉस्ट पे इसको बता दें, क्योंकि इधर भी कॉस्ट पर है तो इस वाले पक्ष में भी कॉस्ट पे होगा, दोनों में एक ही तरीके से लिखा जा सकता है 60,000। तो इसके लाभ को, इस 15,000 रुपए को, ये जो था ये डेबिट पक्ष में ऐसे नहीं लिखते, ठीक है। ठीक ऐसे ही अगर यहां पर स्टॉक फिर वापस बताना, चूंकि ओपनिंग आपने कॉस्ट पे बताया है तो क्लोजिंग स्टॉक भी कॉस्ट पे आएगा, तो यहाँ पे आप बताते 44 स्टॉक के सामने लिख रहा हूं मैं, ये 44,400, सॉरी 44,400, ये कैलकुलेशन होनी चाहिए, 4 1 माइनस होगा तो 44,400 रुपए लागत है, तो ये बताएंगे अपन। तो यहां पर प्रॉफिट इसमें शामिल है, वो यहां पर नहीं रह पाएगा, तो ये परिवर्तन हो जाएगा। और इस प्रकार से अगर आप वापस इसका योग करेंगे तो ये देखिए, 1 बार 8 44, अगर 500 और 400 900, तो 6 4 और 1 5 और 6 11, 2,16,900। यहां पर आपने एक चीज और उस खाते में जो रह गई, मैंने मिटा दी है शायद, कि जो अगर नहीं लिखी है तो उसको भी देखिए कि जो पैसा आएगा वो लिखना रह गया है शायद। तो ये जो कैश सेल्स है वो पैसा यहां पर आएगा, तो पहले वाली स्थिति में भी और इस वाली स्थिति में भी यहां पर बाई बैंक, चाहे वो इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भूले नहीं, कैश सेल्स जो कि है वो भी, और फ्रॉम डेटर्स, ये ब्रांच से जो पैसा मिला है, क्योंकि ये भी यहाँ पे अपने मैं बोल ही रहा था कि डेटर्स की 4 चीजें हैं, 1 2 3 और ओपनिंग बैलेंस, अगर इनमें से एक भी वैल्यू नहीं हो तो अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये राशि यहाँ पर आएगी। कैश सेल्स की 2,25,000 रुपए, ये और क्रेडिट सेल की 1,62,000 रुपए वो यहां पे लिया, तो ये पैसा जो ब्रांच के पास में आया, ब्रांच इसको भेजेगी, तो ये 75,000 रुपए यहां पर आएगा, इसको ध्यान रखिए, 2,25 और 75, तो ये 3 लाख और, यानी कि 5,16,500। इधर भी अगर आप योग करेंगे तो 5,16,500, ये कैश सेल्स यहां से और कैश
जो ब्रांच को मिला है वो भी हेड ऑफिस को मिलेगा। तो चाहे आप बीजक मूल्य पे कर रहे हो चाहे लागत मूल्य पे कर रहे हो, दोनों स्थिति में ये वैल्यू दोनों यहाँ पर प्रदर्शित की जाती है, सेम वैल्यू। अब आप यहाँ पे अंतर कर लीजिए, तो इस पक्ष को जब आप घटाएंगे 30, 2, 70 और इनका योग हो गया 3, 43,500 और 5, 16, 500 का अंतर करेंगे तो ये 900, तो यहाँ पर 500 है ना, 900 का यहाँ पे 900 है, तो ये योग आ जाएगा 1,73,400 बैलेंसिंग फिगर। यानी कि विधि चाहे कॉस्ट वाली लगाएं चाहे आप इनवॉइस प्राइस की लगाएं, दोनों से ही लास्ट की जो बैलेंसिंग फिगर है वो सेम आएगी, 1,73,400 उसमें भी थी और 1,73,400 इसमें भी है। तो इस प्रकार से हम ब्रांच अकाउंट बनाते हैं देनदार विधि से। चाहे वो बीजक मूल्य पे अगर वैल्यू दे रखी है तो बीजक मूल्य पे भी हम बना सकते हैं, लागत पे दे रखी है तो हम लागत पे भी बना सकते हैं, और उसका समायोजन कैसे करते हैं ये सारा हमने आज समझा है। अगले वीडियो में देखेंगे दूसरी विधियों से किस प्रकार से पूर्ण लेखे न रखने वाली ब्रांच के खाते हेड ऑफिस में बनाए जाते हैं। धन्यवाद।